यस बेटा, ये क्वेश्चन आया विच आर द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द नीड फॉर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की नीड जो है, ये तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल ओके है, यही तो होता है एमसीक्यू में। दूसरा पॉइंट भी ओके है, टैक्स उस इनकम पे लगता है जिस इनकम में सारे खर्चे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन भी माइनस किया हुआ हो। ठीक है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ये भी सही है। अब नीचे ढूंढ लो 1 2 और 3 पॉइंट किस किस में है, तीनों पॉइंट सही है। तो मेरे ख्याल से खाली 4th पॉइंट में ऐसा तो डी होना चाहिए इसका आंसर सही। एमसीक्यू की अच्छा पेपर करने के लिए जरूरी होता है बेटा चैप्टर की थोरो रीडिंग। थोरो रीडिंग, उसका जो थियोरेटिकल पोर्शन होता है ना, वो मेन होता है बेटा। इंपॉर्टेंस, नीड, फैक्टर्स, ये सब चीजें। अभी तो आपके होम एग्जाम्स हैं, मतलब कि टर्म 1 से पहले के प्रिपरेटरी एग्जाम्स हैं, तो उसमें हमें जितना टाइम मिल पाया उसमें हमने बेस्ट अपना देने की कोशिश करी है आप लोगों ने। इसमें पूरी कोशिश कर लो जितना बोल रहा हूँ। रूल कॉपी, थ्योरी और डिफरेंट डिफरेंट बुक के एमसीक्यूज। लेकिन होता क्या है, मैंने एक्सपीरियंस किया कुछ पर्सनली अपने कुछ बच्चों के साथ, कि आप लोग एक बार एमसीक्यूज पढ़ते हैं और आपको लगता है कि आपको आ गए, ठीक, लेकिन वो भूल जाते हैं। एग्जाम में अगर आपको सोचना पड़ गया तो समझो एक, या तो आपका टाइम वेस्ट होगा या वो क्वेश्चन आपका गलत होगा। उसी क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही मानेंगे जहां पर आपको सोचना नहीं पड़ता, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर दिमाग में आ जाता है। ऑप्शन देखे बगैर अगर आपको ऑप्शन, सही ऑप्शन ध्यान में आ गया तो आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट है। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 50-50 रहती है बेटा। ठीक है ना, तो इसलिए मल्टी टाइम रिवीजन चाहिए होता है, 3 से 5 बार का रिवीजन चाहिए होता है। रूल कॉपी, थ्योरी का रीडिंग रीडिंग ओनली, और एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कैसे पढ़ने, जब आप रूल कॉपी और थ्योरी पढ़ चुके हैं तो एमसीक्यू कैसे पढ़ते हैं बेटा। एमसीक्यू में जैसे ये क्वेश्चन है, तो एक मिनट, अब एक क्वेश्चन है, आपने पीछे देख लिया ऑप्शन में कि इसका डी आंसर सी आ रहा है मान लो, तो अब पहले से टिक लगा लो। मैं ये बोलता हूं, मतलब ये मैं, मेरा तरीका है कराने का, क्योंकि अब आप ये सोचो कि आप पहले तो आप ये देखोगे कि चारों में से सही कौन सा है आपके हिसाब से, फिर आप पीछे मैच करोगे, तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप पहले ही जितने भी एमसीक्यू बुक के अंदर हैं सबके आंसर को टिक लगा लो सही वाले क्वेश्चन। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पढ़ा और उसका राइट ऑप्शन पढ़ा, फिर देखा अच्छा ये चारों सही है, अच्छा तो ये आपका आंसर आपको याद हो जाएगा। ठीक, सीधा सीधा पहले टिक लगा लो, उसके बाद पढ़ाई शुरू करो एमसीक्यू की। और एक को क्वेश्चन को 3 3 4 4 5 5 बार, मतलब पूरी शीट करने के बाद तो दोबारा करना है, फिर दोबारा करना है। और जो क्वेश्चन आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार करने के बाद भी आपको याद नहीं हो पा रहे हैं, उनको ऊपर अलग से टिक लगा दिया कि रिवीजन करेंगे तो उनको तो मेरे को 10 बार पढ़ना है। ठीक है ना, इस तरीके से एमसीक्यू ऐसे होता है बेटा प्रैक्टिस। चलो और बताइए, और देखते हैं इसका क्या पॉइंट है। बुक वैल्यू ऑफ अ मशीन ऑन इतना वाज ए। शार्डन में ये वाले क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, तो सीबीएसई का सिलेबस नहीं देखते क्या वो लोग। 10% पर एनम
के हिसाब से डेप लगता है। WDV मेथड है 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। मशीन वाज सोल्ड को इतना, प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मशीन आपने बेची कब है? 1/8/17 में बेची है। और आपके बुक वैल्यू आपको मालूम है, क्योंकि WDV मेथड के अंदर तो बुक वैल्यू पे डेप लगता है, तो इसमें तो ओरिजिनल कॉस्ट की नीड ही नहीं है बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट की तो नीड ही नहीं है इसके अंदर। 70,000 डेप लगा, कब का है ये? 1/4/16। मशीन की वैल्यू है 70,000, डेप लगा 16/17 में। अच्छा 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 अच्छा, तो 7 महीने का डेप लगेगा सिर्फ, पूरे साल का डेप तो लगा ही नहीं। मशीन आपने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सो 7 महीने क्यों लगेगा? 4 महीने का डेप लगेगा। अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ, 4 महीने का डेप लगाओ। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ती, तब एक राड पड़ती। WDV मेथड है तो 70 पे लगाओ बस। 70,000, 10%, 4 महीने का डेप। ये डेप लग गया 2333। तो उसकी बुक वैल्यू बची बेटा 67,667। ये बुक वैल्यू बची बेटा। और सोल्ड फॉर 60,000, तो लॉस आएगा बेटा 7667। एंड डाउट हो तो आप बेटा हैंड रेज करो। भूमि, नेक्स्ट ईयर कहाँ चल की है? 1 मिनट देखो जरा। 1 अप्रैल 16। हाँ 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 हाँ, मैंने तो उसी साल भेज दी। 1 मिनट, दोबारा करेंगे इसको, दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, दोबारा करेंगे। गुंजन तो गुंजा खा के बैठी यार, वेरी गुड। हाँ, डैप लगेगा 16-17 में, यानी कि 31 मार्च 17 तक का। तो पूरे साल का डैप 7,000 आ गया, वैल्यू बची 63,000। फिर डैप लगा 17-18 में, 4 महीने का, तो 63,000, 10%, 4 महीने। 2100 का डैप लग गया। तो उसकी बुक वैल्यू जो सेलिंग वाली डेट की है, बुक वैल्यू कितनी बची? 60,900। सोल्ड फॉर 60,000, लॉस आ गया 900। मान्या, यू आर राइट। ये आपको आ गया था, जबकि गलती थी इसमें। चलो और बताओ बेटा। गैप में और प्रॉब्लम बताओ।
अगर डेट में प्रॉब्लम नहीं है तो अब आप भेजे मेरे पास बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम। अभी स्नेहा ने भेजी है, वो मैं देखता हूँ। और किसी को प्रॉब्लम है बीआरएस में तो भेजो। और वैसे डेप्रिसिएशन के लिए मैं एक रिविजनरी लेक्चर रिकॉर्ड किया था लॉस प्रॉफिट निकालने वाला स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर, वो मैं आपको आज शेयर कर दूंगा, अभी शेयर कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। स्नेहा क्या बोलती है, जो रूल्स बैलेंस एज पर कैश बुक में लगते हैं, बैलेंस एज पर कैश में लगते हैं, उसे अपोजिट बैलेंस एज पर पासबुक में लगाते हैं। बेटा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, एक बार हैंड से बता दो मुझे। हाँ में सर मतलब जैसे कि बैलेंस एज पर पासबुक में जब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट होता है तो ये प्लस होता है, बट अगर ये बैलेंस एज पर पासबुक में होता है तो ये माइनस होता है। क्यों होता है ना, ये पूछना हो क्यों। सर ऐसे रूल्स बताए थे कि मतलब चेक इशूड हो और नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हो और एनी फ्लो ऑफ कैश बैंक हो तो वो प्लस होंगे हमेशा कैश बुक में, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। नहीं, आपके यहाँ मेथड कौन सा कराया गया, प्लस माइनस वाला या डिटेल टोटल वाला, डिटेल अमाउंट वाला। सर डिटेल वाला। अब सुन लो, पहले मेरा पूरा लेक्चर सुन लेना, उसके बाद देखना। ओके सर। वैसे तो आपको, अच्छा कोई बात नहीं। जैसे कि checks issued but not presented for payment, हमने चेक दिया, मुझे लगा मेरी पेमेंट हो गई, 100 रुपए का चेक था, पर वो बंदा बैंक में पेमेंट लेने गया ही नहीं, तो पासबुक में उस चेक का कुछ भी नहीं हुआ, पासबुक में उस चेक का कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर क्वेश्चन कैश बुक का है, यहाँ पर कैश बुक पासबुक लिखा है, तो ये बैलेंस की बात चल रही है, बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक की बात चल रही है। अगर क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक वाला है तो हमें चेंजेस कैश बुक के अंदर करने पड़ेंगे। अब मैं कैश बुक में ऐसा क्या करूं, उसने यार माइक तो आपने ऑफ नहीं किया, माइक जब तक सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम आप माइक ऑफ नहीं करेंगे। ओके। क्वेश्चन कैश बुक का होगा तो करेक्शन करने के लिए मुझे बताओ बेटा क्या करना पड़ेगा। भाई यहाँ तो सर माइनस और प्लस। यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन होगा बैलेंस एज पर पासबुक का तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस सर और माइनस। यहाँ तो माइनस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये लॉजिक हो गया इसका कि अगर यस सर। करेक्शन पासबुक में करनी है या कैश बुक में करनी है, तो लॉजिक ये होना चाहिए कि कैश बुक और पासबुक इक्वल कैसे होंगे। अब मैं कैश बुक में ऐसा क्या करूं कि दोनों इक्वल हो जाए, यहाँ माइनस और यहाँ जीरो है तो यहाँ प्लस कर दूंगा, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा तो यहाँ जीरो के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पासबुक में चेंजेस करने होंगे तो ये कुछ नहीं है, यहाँ माइनस हो चुका है तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा। यस सर। तो एक तो ये लॉजिक है बेटा पासबुक में क्या करते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट किया जाए, अब मान लो बैलेंस एज पर कैश बुक 2500 है, और अगर यही ओवरड्राफ्ट होता, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 2500, ओवरड्राफ्ट का मतलब है ये बैलेंस आपका माइनस में है, लेकिन हमने लिखा नहीं है इसको,
माइनस वाली चीज में अगर किसी को ऐड करना हो, यही वाला 100 रुपए अगर ऐड करना हो तो उसे माइनस से तो करूंगा, क्योंकि ऊपर भी माइनस है और मैं नीचे भी माइनस करूंगा, तभी तो जाके ऐड होंगे। यस सर। हाँ, तो इसलिए ओवरड्राफ्ट में उल्टा हो जाता है सारा काम, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक में तो ये प्लस का है, मुझे प्लस करना है तो मैं नीचे प्लस करूंगा, माइनस करना है तो नीचे माइनस करूंगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट वाला जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो माइनस का होता है, इसलिए उसके नीचे अगर मैं कोई चीज माइनस करूंगा तो वो ऑलरेडी वो कैश बुक के अंदर ऐड हो रही है, कोई चीज प्लस करूंगा तो वो कैश बुक में से माइनस हो रही है, इसलिए ओवरड्राफ्ट में उल्टा हो जाता है। ये इसका लॉजिक है। यस सर। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कहां पर क्या रूल चलता है हमारे हिसाब से, जो आपका रूल है डिटेल अमाउंट वाला। बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में दोनों में सेम रूल चलता है, और वो रूल चलता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसा आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं बेटा कैश बुक और पासबुक वाली, 100 रुपए का चेक आपने इश्यू किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तो कैश बुक में आप क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज याद है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसी चीज की है कि कैश बुक उस काम क्या करेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव रूल कि कैश बुक में से क्या होगा, इन दोनों में वही रूल अप्लाई होगा। ओके सर। इन दोनों से जो उल्टे होंगे उसमें उल्टा चला जाएगा, यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक में रूल चलेगा नेगेटिव, नेगेटिव। यानी कि जो हम करते आए इसका उल्टा करना है, रिवर्स करना है, यानी कि ये 100 रुपए यहाँ पर माइनस हो जाए, तो जो जो कैश बुक में होता है वो इन दोनों में उल्टा हो जाएगा। ये रूल आपका पक्का करना है बेटा, पहले रूल पक्के होते हैं तभी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बेटा, बिना रूल को पक्के करे क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करने। जब तक रूल पक्का नहीं होगा उसी की प्रैक्टिस करनी है, वीडियो सुननी है, मुझसे दोबारा पूछना है, इन सबसे भी ना हो, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। और जो भी दिक्कत हो शर्माना नहीं, डरना नहीं, मुझसे दोबारा बोलना, मैं देखूंगा फिर क्या करना है। इससे फिलहाल हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व आपकी, या कुछ और पूछना है बेटा? स्नेहा सर नहीं हो जाएगी। और कोई बच्चा जिसको बीआरएस में या डैट में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से शेयर करो, फिर मैं एसजी पब्लिक का पेपर शेयर करके उसको सॉल्व कराता हूँ पूरा। ये है एसजी पब्लिक का पेपर, ये सेट बी है, तीनों सेट में क्वेश्चन सेम थे मेरे ख्याल से, ऊपर नीचे थे बस। ये पैटर्न था, 55 क्वेश्चन थे, 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन है, आपको खाली 15 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी 18 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 15 ओनली। इसमें 19 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 15 ओनली। ये मान के ना चलो, आप ये मान के चलो कि कंप्लीटली आपको ट्राई करना है। एन इंक्रीज इन वन एसेट इज एक्कम्पनीड बाय, यानी कि अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में एक एसेट आपकी बढ़ रही है, मान लो कैश आपका बढ़ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि कोई दूसरी एसेट कम हो रही हो। बिल्कुल सही बात है, फर्नीचर कम हो रहा हो, भाई फर्नीचर बेचा आपने। ये भी पॉसिबल है कि लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आपने अगर लोन लिया है तो कैश प्लस और इधर से लोन प्लस, ठीक है ना। और ये भी पॉसिबल है कि कैपिटल इंक्रीज हो जाए, क्योंकि कैश प्लस और कैपिटल प्लस किसमें होता है, स्टार्टेड बिजनेस में कैश में होता है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो इसमें अंदर डी ऑप्शन सही आएगा। सेकंड, मैं आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, आप
जो भी जानते हैं, क्योंकि मेरा मैसेज बॉक्स भर जाएगा, मैं आपसे जो पूछूंगा सिर्फ उसी का रिस्पॉन्ड करना। बस आप सेल्फ अपनी ट्राई करते रहो बस कि आपने सही सोचा है गलत सोचा। मेरा इनबॉक्स फुल हो जाएगा, फिर मेरे को मालूम नहीं होगा कौन सा मैसेज काम का है, किसको पढ़ूं और किसको मैं छोड़ दूं। परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश विल बी डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेबिट टू कैश होता है, तो डेबिट में कौन आएगा? मशीन आएगा। इसका सी ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, according to which concept irrelevant information दिखानी ही नहीं चाहिए। ये होता है मैटेरियलिटी कंसेप्ट, खाली मैटेरियल इंफॉर्मेशन हमको दिखानी चाहिए। सैलरी टू मैनेजर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश will be recorded but appointment of manager is not recorded। कौन सी बुक में आएगा? ये मनी मेजरमेंट में आएगा, क्योंकि सैलरी मैनेजर में पैसा जा रहा है तो कैश की रिकॉर्डिंग हो रही है, अपॉइंटमेंट में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, कैश की कोई लेन देन नहीं होगा, इसलिए मनी मेजरमेंट करते हैं। डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट, लेकिन लॉसेस को एंटिसिपेट करना है। मैं एक बार आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ एसडी की पेपर की। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट, लेकिन सारे लॉसेस के लिए प्रोवाइड करना है। ये कंजर्वेटिज्म यानी कि प्रूडेंस कंसेप्ट होता है, प्लस सी आएगा इसका आंसर। होता क्या है, जब हम किसी और का पेपर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जब हमारे सामने वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमारे लिए सिचुएशन होती है डू और डाई वाली। तो वहां पर एंजाइटी में या जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर देते हैं। तो एग्जाम में आपको रहना है काम एंड फोकस्ड। ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर वेल प्रैक्टिस्ड। वेल प्रैक्टिस मैंने बोला 4-5 बार रिवीजन आपको चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। एमसीक्यू ऐसे नहीं होंगे आपसे। Which of the following is not recorded in the books of account? क्या चीज रिकॉर्ड नहीं होगी? ये भी रिकॉर्ड होता है, ये भी रिकॉर्ड होता है, ये भी रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड नहीं होता। डी आएगा इसका आंसर। एक्सपेंसेस पेड बट रिलेटिंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि प्रीपेड हो गया, ये प्रीपेड हो गया। प्रीपेड का दूसरा नाम होता है अनएक्सपायर्ड, यहाँ पर ए आएगा बेटा। Which of the following item increases the capital? किससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है? इन सब से तो घटेगी, किससे बढ़ेगी बेटा? प्रॉफिट से बढ़ती है। एज पर कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट होता है। इसमें एसेट हमारी बुक्स में दिखाई जाती है एक्विजिशन वैल्यू पर, यानी कि जिस कॉस्ट पर हमने उसको एक्वायर किया था, खरीदा था, तो सी आएगा। चेंजिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी टू शो द फेवरेबल पिक्चर। अच्छा, हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर देते हैं अपनी पिक्चर को फेवरेबल बनाने के लिए, इनके धोखा दे रहे हैं दूसरों को धोखा देते हैं। विंडो ड्रेसिंग। 11 डैश इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब गुड्स बेचा जाता है तो इनवॉइस इशू होता है। कल भी मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था। इनवॉइस क्या होता है? जब गुड्स बेचते हैं तब ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, बिल बनाया जाता है। A document used for depositing cash
या चेक, जब हम बैंक में जमा करते हैं तो एक स्लिप जमा होती है, उसका नाम होता है पे इन स्लिप। ये भी कल डिस्कस हुआ था। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए पर्सनल अकाउंट, कई बार डिस्कस हो चुका है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस आएगा, रेंट पेड विल लीड टू, जो रेंट होगा, रेंट पे करने से क्या होगा, मेरा पैसा, पहले सोच लो, ये बाद में देखना ऑप्शन, कैश चला गया और कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल आएगा। जीएसटी स्ट्रक्चर कितने पार्ट में, ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है शायद नया हो, ये भी आपको करना चाहिए। तो जीएसटी का स्ट्रक्चर सोच के देखो कितने पार्ट, कौन कौन से रेट्स आप यूज करते हैं, 6, 12, 18, 28 निकाल के यूज करते हैं, नहीं 5, 12, 18, 28 यूज करते हैं, 5, 12, 18 और 28 आप ये यूज करते हैं। जीरो भी होता है पर जीरो का कोई यूज नहीं है, 5, 12, 18 और 28 ये वाले रेट्स आप यूज करते हैं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट विद, जब अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। सी, which external users of accounting information is most interested in knowing the long term solvency। solvency का मतलब क्या होता है कि हम पैसा चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, वो होते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल जो हमें लोन देते हैं बेटा। तो पहला सेगमेंट आपका कंप्लीट हुआ। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, एक्रूड इनकम। सी, identify the nature of following accounts as per modern approach। modern approach के अकॉर्डिंग प्रोप्राइटर अकाउंट कैपिटल होता है बेटा, और कस्टमर हमारी एसेट होता है, कैपिटल एसेट, ये सी ऑप्शन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट, जो मैं आंसर टिक कर रहा हूं ये वाला पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा बेटा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल बाय प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस, हमने लगाया ये और ये, 1,04,000 रुपए तो कैपिटल में आ गए। और देखते हैं, गुड्स परचेज किया, इसका कैपिटल से कोई मतलब नहीं है। 12 वाला गुड्स हमने 20% कॉस्टिंग पर बेचा, कॉस्टिंग कितनी है 12, 12,000 का 20% होता है 2,400, 1,06,400 है कोई ऑप्शन, ये रहा सी। तो कैपिटल में ये आ जाएगा बस 1,06,400, ये प्रॉफिट हमारी कैपिटल को बढ़ाता है। जर्नल से लेजर वाले प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग, जर्नल से लेजर वाले प्रोसेस को बोला जाता है पोस्टिंग। जो एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अपने अपने अप्रोच के अकॉर्डिंग कभी कभी हम गलती कर देते हैं। तो इसमें जो थ्योरी होती है वो थोरोली पढ़ के जाना होता है, तब जाके आप एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर पढ़ते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, मैच करना ही पड़ेगा, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच करना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिट लॉस सही चाहिए। ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल, एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी, दोनों आपको मालूम है 80 और 40। क्या पूछा है, एसेट, तो कैश का कोई रोल नहीं है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमारी एसेट होता है, यानी कि 80 + 40 = 1,20,000, तो बी ऑप्शन सही आएगा।
बहुत इजी पेपर था। तो कैश हमारी एसेट का पार्ट ही तो है, उसने टोटल एसेट पूछी है, तो कैश को मैं अलग क्यों कर रहा हूँ, कैश तो हमारी टोटल एसेट में इंक्लूड है। Which of the following is not recorded in the simple cash book? सिंपल कैश बुक में क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? ये तो उधार हो गया, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से लोन लेते हैं तो वो बैंक में जाता है बेटा, कैश में नहीं जाता, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। गुड्स रिटर्न टू विक्रांत फॉर 2560 which account will be debited? अगर हमने गुड्स वापस किया तो विक्रांत डेबिट होगा। मयंक से चेक मिला था, वो चेक मैंने बैंक में जमा किया, ठीक है, आज वो डिसनर हो गया। तो पहले एंट्री मन में सोच लो, मयंक डेबिट होगा और टू बैंक होगा बेटा, तो ढूंढ लो, ये सी ऑप्शन है। बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक हमारी एसेट होता है, कैश बुक का कोई भी बैलेंस हो, पेटी कैश बुक हो, बैंक बैलेंस हो, कैश बैलेंस हो, सबके सब हमारे एसेट होते हैं अगर वो फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है ना। अगर बैंक कॉलम आपका क्रेडिट बैलेंस बताता है तो वो आपकी लायबिलिटी होता है, क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट होता है। सेल बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल, सेल बुक तो जर्नल होती है, और सेल्स अकाउंट लेजर होता है, तो डी ऑप्शन से। BRS is prepared to arrive at bank balance। ना ना ना, BRS बैंक बैलेंस का, BRS तो बनाया जाता है कैश और बैंक बैलेंस के आइटम्स को रिकंसाइल करने के लिए, उनके डिफरेंसेस को दूर करने के लिए। इफ बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक आर सेम, तो BRS की जरूरत नहीं है, ये हम मान सकते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ये मान सकते हैं। डी, जहां जहां पर ए करेक्ट दिखाई दे रहे, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए करेक्ट दिखाई दे रहा है, तो तीनों ही गलत है, क्योंकि ए तो करेक्ट है ही नहीं। डेबिट बैलेंस और पासबुक, पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? देखो पासबुक का मैंने बताया था दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट। क्रेडिट का मतलब इसका फेवरेबल होता है, और पासबुक के डेबिट का मतलब होता है अनफेवरेबल, यानी कि ओवरड्राफ्ट। क्या डिस्कस हुआ था क्वेश्चन। डिस्कार्डिंग द ओल्ड मशीन, यानी कि ओल्ड मशीन आपने बेची क्योंकि नई इन्वेंशन आ गई है, तो ऑब्सोलेसेंस होता है। जब इन्वेंशन के कारण, नए टेक्नोलॉजी के कारण हम कुछ चेंज करते हैं तो ऑब्सोलेसेंस होता है। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, depreciation is charged on डिमिनिशिंग में रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेट लगता है, ठीक है। 30,000 की मशीन थी, लाइफ थी 8 साल, और स्क्रैप वैल्यू है 4,000। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन वर्किंग लाइफ। अमोर्टाइजेशन आने दो, क्वेश्चन बता दूंगा, इसका क्वेश्चन है शायद मेरे पास। छब्बीस अपॉन 8 3 24 3250 होना चाहिए, है ना। पूरी मैंने कैलकुलेशन नहीं की, रफली किया 3250। 35 अकाउंटिंग कंसील, कंसील का मतलब होता है छुपाना। वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द, ये सेंटेंस थोड़ा कंप्लीट नहीं, इन अकाउंटिंग आना चाहिए। In accounting, conceal vital facts and present the financial statement to show a better position
देन व्हाट एक्चुअली इज, ये तो कुछ और ही बता रहा है, ये कोई दर्शन तो है नहीं, ये तो अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, ये तो विंडो ड्रेसिंग के लिए बात हो रही है, ये तो विंडो ड्रेसिंग की बात हो रही है। दिस वे अकाउंटिंग डज नॉट शो द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। ये तो गलत है, अगर अकाउंटिंग ऐसे करती है तो ये गलत है, लेकिन आर सही है, तो मैं तो डी बोलूंगा इसके अंदर। एजर्शन डिसीजन वाले टाइम लेते हैं, मैंने बताया था आपको, सोचना बहुत पड़ता है इसके अंदर। ये क्यों गलत है? वो कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है, ए तो सही है ही नहीं, वो कह रहे हैं, इन्होंने ये थोड़ा कहा कि इफ कि अकाउंटिंग में अगर हम छुपा दें, वो कहता है अकाउंटिंग छुपाती है, वो कह रहा है अकाउंटिंग में हम ऐसे ही करते हैं, तो ये बात तो गलत है ना। अगर वो इफ लिखा होता, इफ लिखा होता तो भी ए तो सही है ही नहीं ना, ए तो सही है ही नहीं। बनवारी लाल हु ओड अस 50,000, बनवारी लाल ने मेरे 50,000 देने, इंसॉल्वेंट हो गया और वो 40% पैसा दे पाया, मतलब कि कैश में आ गए 20,000 रुपया, बैड डेट्स में आ गए 30,000। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अमाउंट नॉट पेड, अगर नहीं दी उसने तो वो क्या है, बैड डेट्स है, सी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है इंडिया के अंदर, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाता है बेटा। ये सीपीए वाला अमेरिका का है बेटा, हमारा नहीं है, ये लॉ की बॉडी है, ये शेयर स्टॉक म्यूचुअल फंड इनको डील करती है। आईसीएआई हमारी इंडिया में अकाउंटिंग का सारा रूल्स बनाती है, गाइडलाइन बनाती है, स्टैंडर्ड बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देख लो बस, एसेट लायबिलिटी कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए, बस देख लो, आराम से देख लो, ये सही लग रहा है मुझे, बस बी सही है। गोपीचंद डेटर है, इंसॉल्वेंट हो गया, 60 पैसा इन रुपी यानी कि 60% अमाउंट वो दे पाया, 6,000 दे पाया, 4 को नहीं दे पाया, तो बैड डेट्स है, बैड डेट्स है, सिंपल, इनके क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 से 43 तक आपको बताना है। ये हमारी डबल कॉलम कैश बुक है। व्हाट द कैश बैलेंस एट द एंड, ओहो तो आपको फास्ट ट्रैक पर कैश बुक बनानी थी। ये कौन सी कैश बुक है, डबल कॉलम है, शाबाश, लोग बनाते हैं आपके साथ साथ फास्ट ट्रैक पर। $50,000 इधर आएंगे, अमाउंट साफ साफ लिखना, बस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट इन बैंक, अगर बैंक में जमा करूंगा तो मेरा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, इधर आ जाए। फास्ट ट्रैक पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैश में 50,000 प्लस, फिर लिखा है डिपॉजिट बैंक, कैश में से 29,000 माइनस हो गए, बैंक में ये 29,000 प्लस हो गए क्योंकि बैंक में जमा कर दिया, तो सिंपल। रिसीव चेक एंड डिपॉजिट इमीडिएटली, 800 रुपए का चेक, तो बैंक में प्लस होगा, कैश से सब कोई मतलब नहीं, प्लस होगा ना तो प्लस कर दिया। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, तो बैंक बैलेंस हमारा 240 माइनस हो गया। रिसीव चेक फ्रॉम कमला, कमला का चेक मिला, ये कहीं नहीं आने का, छोड़ दो। कमला का चेक हमने एंडोर्स कर दिया, छोड़ दो, एंडोर्स भी कहीं नहीं आता, ये दोनों तो कहीं नहीं आने। हमने बीपी की पेमेंट चेक से करी तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, 1,000 रुपए यहाँ माइनस हो जाएंगे। ये भगवान, ये भी आना था जरूरी।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप बताओ कैश का बैलेंस है कितना? कैश में तो खाली ये दो टेंशन नहीं बस। कैश का बैलेंस कितना है? 21,000 है। कैश आपके पास है 21,000। वो बोल रहे हैं 450 रुपया बैलेंस रख लो अपने पास, बाकी सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दो 20,550। तो 20,550 कैश में से माइनस और बैंक में प्लस 20,500। तो कैश का बैलेंस कितना रह जाएगा? 450 सिर्फ। क्वेश्चन को सॉल्व भी करके दे सकते हैं। दिसंबर 30 की सेपरेट एंट्री बता दो, यही तो है। मेरा कैश का बैलेंस देखना है, फिर कितना पैसा मुझे रोक के चलना है, बाकी पैसा बैंक में जमा हो गया तो सेपरेट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,550। ये जनरल एंट्री बैठेगी। पहला क्वेश्चन, कैश बैलेंस कितना है? 450। ये तो वहीं से मिल रहा है क्योंकि इतना रोक के चलना है तो इतना ही बैलेंस आएगा। बैंक बैलेंस एट द एंड वो चेक करना पड़ेगा। बैंक बैलेंस था मेरे पास 29,000, ये 800 जमा हो गए। पहले प्लस वाले प्लस करता हूँ, 20,550 और प्लस होगा, पहले प्लस कर देता हूँ। 50,000। अब ये दो चीज माइनस होंगी, 1,240। $49,110 बैलेंस आना चाहिए। बी ऑप्शन। इस कैश बुक में कितनी कॉन्ट्रा एंट्री है चेक कर लेते हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। पहली तो ये कॉन्ट्रा है बेटा, ये कॉन्ट्रा है, और दूसरी लास्ट वाली कॉन्ट्रा है। दो कॉन्ट्रा है बेटा। जी राशि बेटा। सर इसमें 3 नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिसंबर 2 में भी हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, उसके बाद हमने विड्रॉ किया है विड्रॉ कब किया? दिसंबर 5। वो तो प्राइवेट यूज है दिसंबर 5। बच्चे, प्राइवेट यूज है वो तो। अगर ऑफिस यूज होता तो ही तो कॉन्ट्रा होती। इसकी तो एंट्री ओके बनती सर। है, हाँ इसकी एंट्री बनती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा में तो जनरल एंट्री के अंदर एक तरफ कैश होना चाहिए, दूसरी तरफ बैंक होना चाहिए। ओके Only two contra entries are there. ये आएगा। What will be the total of bank column? बैंक कॉलम का टोटल पूछ रहा है। टोटल में क्या होता है, खाली प्लस वाली चीज देखनी होती है बस। तो बैंक कॉलम का जब मैंने प्लस वाली चीज देखी थी तो मेरा टोटल आया था 50,350। ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नो कंप्यूटर दिल्ली परचेजेस the following goods from various suppliers. Now they want to calculate purchase from different suppliers. तीन क्वेश्चन हमें बताने हैं। Bought goods from Rocket Computer Daily on Creditor, ठीक है, ये तो आएगा। ठीक है, कितना आएगा इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। 10 रैम इतना 14,000, 50 पेन ड्राइव 300 की एक है 15,000, 29,000। ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करनी है हर हाल में। 26,100 जीएसटी और फ्रेट,
ये आपको अलग अलग कैलकुलेट करने हैं। तो इसका ही 18% जीएसटी निकाल लेंगे या 9% निकाल लेंगे, फ्रेट 700 रुपये देंगे, तो जीएसटी की कैलकुलेट कर लेंगे। एक एक करके सबका ऐसे कैलकुलेट कर लो, फिर आंसर चेक करेंगे अपना। इसमें भी यही काम करो। 20 हार्ड डिस्क है, 3600 की एक है, 10 यूपीएस 20,000 रुपए, क्रेडिट डिस्काउंट माइनस कर दी, और आईजीएसटी निकाल लेना 18%। कितना आएगा वो तो देख लेंगे, अभी जैसा क्वेश्चन होगा, सारी कैलकुलेशन इकट्ठे नहीं करते। चलो ये भी कर लेंगे, एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। आम खाना करो, पहले क्वेश्चन देख लो। रॉकेट कंप्यूटर से परचेज वैल्यू कितनी है? ये रहा रॉकेट कंप्यूटर 26,100, इसमें परचेज जीएसटी जोड़ दो। 26,100 में 18% जीएसटी जोड़ दो और चेक करो कितना रहा, बताओ मुझे। जल्दी बताओ बेटा। आई एम डिपेंडिंग अपॉन यू बेटा, आप कैलकुलेट कर रहे हो ना। भूमि ने बताया 30798। चेक करते हैं ये ऑप्शन है नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, परचेज वैल्यू वो बिना जीएसटी के मांग रहा है या जीएसटी के साथ मांग रहा है? परचेज वैल्यू तो जीएसटी के साथ ही होनी चाहिए। क्या बताएं मुझे, 31498 ये ऑप्शन तो दिख रहा है मुझे, तो परचेज वैल्यू तो मैं जीएसटी के साथ ही देखूंगा। वैसे क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए इंक्लूडिंग जीएसटी या विदाउट जीएसटी, क्योंकि जितना जीएसटी मैं पे कर रहा हूँ इसका बेनिफिट तो मुझे मिल जाता है ना कुछ बेचने के बाद। तो मेरे हिसाब से एक मिनट होल्ड करो, अभी ये परफेक्ट आंसर नहीं है। रॉकेट कंप्यूटर से मैंने गुड्स परचेज किया, तो मैं दिखाता हूँ परचेज डेबिट, सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट डेबिट टू रॉकेट कंप्यूटर, टू रॉकेट कंप्यूटर। तो परचेज में तो 26,100 ही आएंगे, जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, जीएसटी इंक्लूड नहीं करना है। परचेज में एग्जैक्ट परचेज वाली वैल्यू आएगी बेटा 26,001 में। देखो और बच्चे क्या बोल रहे हैं, फ्रेट वैल्यू भी ऐड नहीं होती परचेज में। गुड्स परचेज में ना तो जीएसटी ऐड होगा, हाँ, और ना ही कोई फ्रेट ऐड होती है। परचेज में एक्चुअल परचेज वैल्यू ही काउंट होती है बस। 26,100 आएगी बेटा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप समझो कि कहीं ना कहीं आपको भी प्रैक्टिस की नीड है इसमें। कैलकुलेट द परचेज वैल्यू फ्रॉम यस कंप्यूटर्स। परचेज वैल्यू मांगी, खाली परचेज वैल्यू से मतलब है हमारा, जीएसटी का कोई मतलब नहीं है। 81,800 ढूंढो। ये कहीं हमने कैलकुलेशन गलत ना कर दी हो, बस ये चेक कर लेते हैं। हाँ जी, कैलकुलेशन ही रॉन्ग है, 82,800 है। मतलब क्या करेगा विकास, ठीक है, इसमें भी ए ऑप्शन ठीक है। अब सीजीएसटी एसजीएसटी ईच परचेज ऑफ साई कंप्यूटर्स का जीएसटी निकाल लो। ईच क्या होता है, जब आंसर एक दे रखा तो हमें इकट्ठा देखना है। अच्छा, इतना इतना तो 9% ही निकालना है, बोलना एक बार ठीक है। बस इसी की कैलकुलेशन छोड़ी थी, इसी की मांग ली इसने नालायक ने। लो जी, 2500 इंटू 8 20,000, 20 600 12,000,
32,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 30,400 आ गया। 30,400 का 9% निकाल दो। ईच पूछा है ना, तो खाली 9% कितना कितना निकलेगा ये पूछा है। टू 636 आना चाहिए, 2736। इसमें भी ए ऑप्शन ठीक है, तीनों क्वेश्चन में ए ऑप्शन ठीक है। Which of the following balance is true? Debit balance एज पर कैश बुक है 40,000। चेक आपने बैंक में जमा करा 25 का, लेकिन बैंक ने खाली 16 ही जमा करे। तो कितने जमा नहीं करे? 9,000 जमा नहीं करे, तो इसमें से 9 माइनस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आना चाहिए 31,000। डी ऑप्शन थी। कैश बुक सोल्ड एंड ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है 2500, ठीक है। 250 का चेक था, हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 250 रुपए का चेक था, हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। 250 तो इसमें ये ओवरड्राफ्ट है ना बेटा, और नॉट प्रेजेंटेड वाला वो होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 500 नॉट क्लियर है, ये प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस ये प्लस, अल्टीमेटली 250 प्लस, तो 2750 आना चाहिए। सी सिंपल बीआरएफ है, आप कैसे बना लो। मैच बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंट होल्डर, तो ए फर्स्ट का तो आ जाएगा, बी इनके आगे ना ये मैचिंग ना किया करो, इनके आगे लिखा करो कि कौन सा सही है, बी। और इसको आपने देख लिया तो इसको करो इग्नोर, टिक कर दिया। बैंक चार्जेस बाय बैंक, पासबुक में माइनस होता है, इनके पासबुक में डेबिट होता है, इसको हमने देख लिया, तो उसका डी आएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या होता है? फेवरेबल बैलेंस होता है, ये ए हो गया, इसको भी देख लिया। तो लास्ट में यही तो बचा बस, ये भी चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट अगर बैंक अलाउ करता है तो वो मेरे खाते में क्रेडिट करता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर होना चाहिए बी डी ए सी, बी डी ए सी। आप ढूंढ लो बस, सबसे पहला बी किसमें है? इसमें है, बी डी ए सी, तो इसका आंसर आएगा ये वाला बी। एक मशीन परचेज करिए 1 अगस्त को 90,000 रुपए की, एक मशीन और परचेज करी है फर्स्ट, क्या है पता नहीं, अक्टूबर होगी शायद, चेक नहीं मान लेते हैं। पहली मशीन बेच दी 58 की, एक नई मशीन भी खरीद ली, 20% ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है। तो पहले ना क्वेश्चन को ढंग से कॉपी कर लेते हैं। डेट परचेज सोल्ड, एक अगस्त 2015, 90,000 परचेज है ना, परचेज नहीं चल गया फर्स्ट। 1 अक्टूबर 16, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसे बनाना चाहिए हमेशा, अगर ऐसा मल्टीपल परचेज वाला क्वेश्चन आ जाए तो 40,000। 30 जून 17 बेची है, पहली मशीन बेची है। 30 जून 17 एक थर्ड मशीन खरीदी है। 20% स्ट्रेट लाइन मेथड। बस अब हमारे पास क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2016।
बेटा पहली मशीन हमने कब खरीदी? 1 अगस्त 15 में। तो जो डैप लगना है ऑन 31 मार्च 16 में, वो खाली एक मशीन का लगना है। तब तक तो आपके पास खाली एक ही मशीन थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का डैप लगना है। 90,000 है, 20%। निकाल के बताओ जल्दी कितना आ रहा है। पूछने के लिए भी आप हैंड रेज कर सकते हो और आंसर बताने के लिए मैसेज करो। डो नॉट यूज कैलकुलेटर बेटा, मोबाइल कैलकुलेटर या कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। 6 महीने का लगेगा? 1 मिनट देखने दूंगी बच्चे, 6 महीने का क्यों लगेगा? अगस्त से लग रहा है ना, अगस्त भी इंक्लूड होगा, अगस्त सितंबर भी लगेगा। कोई बात, मिस्टेक तो मेरे से भी हो जाती है। हाँ, मान्या मल्होत्रा ने और गुंजन ने बताया 12,000 रुपए का है। तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, आप जीतते हैं बेटा 50,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन? पहली मशीन बेचने पे प्रॉफिट कितना होगा? अब आपके सामने एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि सर प्रॉफिट निकालने के लिए तो मुझे मशीन अकाउंट पूरा बनाना पड़ेगा। नो, ऐसा नहीं है बच्चे। मशीन कितने की है? 90,000 रुपए की। अब जब मशीन खरीदी है और जब आपने बेची है, ठीक है, पहले ईयर में कितने मंथ इंक्लूड है? 8 महीने। 15 से 16 के बीच में, 16 से 17 के बीच में पूरे 12 महीने, 17 से 18 में 30 जून है तो 3 महीने, यानी कि मशीन मैंने पूरे 23 मंथ यूज करी है। आप चाहे किसी और मेथड से देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी मेथड से देख लो। 1 अगस्त 15 से 30 जून 17 तक, चाहे आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखो चाहे फाइनेंशियल के हिसाब से देखो, मशीन यूज कितने महीने करी है? 23 मंथ आने चाहिए। चेक करो, अगर समझ में आ गया यस लिखो, वाई लिखना है खाली, नहीं आया तो नो लिखो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। जल्दी से सब बच्चों को रिस्पॉन्स करना है आपकी बात। चलो ऐसा करो, मैसेज ना करो मुझे, जिनको समझ में आ गया और यस है वो खाली हैंड रेज करेंगे, जिनको प्रॉब्लम है वो मैसेज करेंगे बस। पर रिस्पॉन्स मुझे सबका चाहिए कि 23 मंथ्स कैसे आए। पावनी अरोरा रह गई, रिस्पॉन्स नहीं आया। बेटा प्रॉब्लम है तो पूछो। आ गया, ठीक है, हाथ नीचे। तो उस मशीन पर पूरी लाइफ में टोटल डेट कितना लगा? ध्यान देना मेरी बात पे बेटा, 90,000 और बेटा रेट है 20% और 23 अपॉन 12। बताओ टोटल डेट कितना है, जल्दी से बता दो। गुंजन बता रही है 34,500। 34,500 मस्ट बी करेक्ट। अभी देखते हैं। 34,500 मैंने माइनस कर दिया तो मेरी बुक वैल्यू आगे निकल के, बुक वैल्यू हाँ शुड बी आई थिंक 50, हाँ सही है, 55,500। और बेची कितने की है बेटा? बेची है 58,000 की।
तो मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है 2500 का, तो इसमें ये ऑप्शन ठीक है। $2500 ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ मशीन 31 मार्च 2018 को मशीन का बैलेंस कितना होगा? तो सारा मिटा के फिर बैलेंस निकालते हैं। बड़ा इजी है बैलेंस निकालना, टेंशन ना लो, बिल्कुल बहुत इजी है बैलेंस निकालना। बस मशीन की हिस्ट्री का टोटल टैप पता होना चाहिए बस। एक मिनट जगह बना लो, फिर आपसे बात करता हूँ। 31 मार्च 18 में पूछा है, यानी कि वही आखिरी पूछा है ना, बिल्कुल ठीक है। जरा पहली मशीन तो हमारी हो गई खत्म, उसका तो बैलेंस देखना ही नहीं, वो तो सीडी में आएगा ही नहीं कभी। मशीन बची दो, एक सेकंड और एक थर्ड। सेकंड मशीन थी 40,000 की। 31 मार्च तक के महीने गिनो और डैप निकाल लो। 1 अक्टूबर 16 से 16, 17, 17, 18, 12 और 18 महीने बैठते मेरे हिसाब से। तो 20 महीने और 20% और 18 महीने, तो 12 का डैप आ गया। तो दूसरी मशीन का जो बैलेंस है वो तो टोटल है आपका 40 माइनस 12 यानी 28,000, उसका सीडी आएगा 28,000, चैप चेक करेगा। अब मैं तीसरी मशीन की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल आखिरी ईयर में खरीदी है, 30 जून को खरीदी है। जुलाई से मार्च तक का 9 मंथ का डैप होता है 1,20%, 9/12। जल्दी से बताओ कितना डैप आ रहा है? मेरे ख्याल से 15,000 डैप आएगा, माइनस कर देंगे तो 85 का बैलेंस आ जाएगा। तो दोनों मशीन का बैलेंस, एक का 28 है और एक का 85 है, ऐड कर देंगे बेटा, 1,13,000 बैलेंस सीधी आ जाएगा। कैलकुलेशन रॉन्ग भी हो सकते हैं, फिर भी आप चेक कर लेना। सी ऑप्शन ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से हैंड रेस कर दो, क्योंकि हमारा पेपर बिल्कुल एंड होने वाला है। इंटर स्टेट एमोर्टाइजेशन याद रखना, ये लास्ट क्वेश्चन के बाद एमोर्टाइजेशन समझा दूंगा। इंटर स्टेट परचेज का मतलब क्या होता है? इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यूपी से दिल्ली, ठीक है ना, तो वहां पर आईजीएसटी लगता है। ओहो, ये आईजीएसटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा खरीदा जाता है तो आईजीएसटी। मैच द फॉलोइंग, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर कैपिटल होती है, ये बी होएगा इसका। अमाउंट ओड बाय द बिजनेस लायबिलिटी होता है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, रेवेन्यू कम होगी तो लॉस होगा, डी होगा। एसेट हैविंग फिजिकल एसेट, टेंजिबल एसेट होती है, ये सी होगा। बीएडीसी, बीएडीसी, सी ऑप्शन करेक्ट। 40,000 की कॉस्टिंग का गुड से हमने अनिकेत को बेचा 25% प्रॉफिट पे। कल भी आया था क्वेश्चन और इसको हमने पोस्टपोन किया था आज के लिए। एक बार ट्राई करते हैं। 40,000 की कॉस्टिंग है, प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। नहीं तो सिंपल क्वेश्चन है, वो सेलिंग पे था इसलिए डालते उसके अंदर। यहाँ सिंपल है क्वेश्चन। 40,000 की 25% तो 10,000 ऐड कर दिया, गुड्स आ गया 50,000 का। ट्रेड डिस्काउंट हमने 10% यानी कि 5,000 माइनस कर दी, तो गुड्स आ गया 45,000 का। तो 45,000 आएगा इसका आंसर ए। ये हो गया पूरा पेपर डिस्कस।
अब आपने पूछा एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है। बेटा ये होता है डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट। जब हम इंटेंजिबल एसेट पर डेप लगाते हैं, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, इन पर जब डेप लगता है तो उसे बोला जाता है एमोर्टाइजेशन। और जब डेप हम लगाते हैं टेंजिबल एसेट पर, जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर पर, उसे डेप्रिसिएशन ही बोला जाता है। लेकिन जब इंटेंजिबल एसेट पर डेप लगता है तो उसे बोला जाता है एमोर्टाइजेशन। इज दैट क्लियर बेटा? अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जल्दी से हैंड रेस करे, अदरवाइज मैं क्लास को बंद कर रहा हूं। मुझे प्रॉब्लम है तो जल्दी से हैंड रेस करो। सॉल्यूशन वाली पीडीएफ में 1 मिनट में सेंड कर रहा हूं बेटा, 1 मिनट में। ये आपके पास पहुंच गई सॉल्यूशन वाली पीडीएफ। और थोड़ी देर में वीडियो भी पहुंच जाएगी, डेप्रिसिएशन की रिवीजन वाली वीडियो भी पहुंच जाएगी, और इसका सॉल्यूशन वाली भी पहुंच गई आपके पास।